कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कंपनी अपने समय से इतना आगे होती है कि वो लगभग फेल हो जाती है। आज हम बात करेंगे एथर एनर्जी की, एक ऐसी कंपनी जिसने इंडिया में ईवी क्रांति की शुरुआत की, फिर असफलता की कगार पर पहुंची और उसके बाद एक जबरदस्त वापसी की। ये कहानी सिर्फ एक बिजनेस केस स्टडी नहीं, बल्कि जुनून, हिम्मत और इनोवेशन की है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा होने के कारण फेल हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन एथर एनर्जी की शुरुआती कहानी का सच यही था। उन्होंने एक ऐसा स्कूटर बनाया जो मार्केट में मौजूद किसी भी चीज से कहीं बेहतर था। फिर भी वो अपने ही कॉम्पिटिटर से पीछे छूट गए। आइए समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। जब टीवीएस और बजाज जैसे बड़े खिलाड़ी 2020 में और ओला 2021 में ईवी मार्केट में एंट्री ले रहे थे, एथर एनर्जी 7 साल पहले से इस मैदान में थी, बिल्कुल अकेले। वो एक ऐसे बाजार को बनाने की कोशिश कर रहे थे जो उस वक्त ठीक से मौजूद भी नहीं था, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा फायदा भी था और एक बहुत बड़ी चुनौती भी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी आईआईटी मद्रास के क्लासरूम से शुरू होती है, जहां दो यंग इंजीनियर्स तरुण मेहता और स्वप्निल जैन एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सपना देख रहे थे। लेकिन उनका पहला आइडिया वो नहीं था जो हम सब सोच रहे हैं। असल में उनका प्लान स्कूटर बनाना था ही नहीं। वो तो बस एक बेहतर बैटरी पैक बनाकर मौजूदा इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनियों को बेचना चाहते थे। एक सिंपल सा B2B मॉडल। लेकिन जब वो अपने असली कस्टमर्स यानी स्कूटर चलाने वालों से बात करने निकले, तो उन्हें एक चौंकाने वाली हकीकत का पता चला। लोगों ने साफ साफ कहा, भाई बैटरी की चिंता तो बाद में है, ये पूरी गाड़ी ही कबाड़ है। उस समय के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स थे वो बहुत धीमे थे, उनमें कोई पावर नहीं थी और वो अक्सर खराब हो जाते थे। ज्यादातर सस्ते चाइनीज इंपोर्ट्स थे जो इंडियन सड़कों के लिए बने ही नहीं थे। ये एक ऐसा मार्केट था जो एक बेहतर प्रोडक्ट के लिए तरस रहा था। और बस इसी एक एहसास ने सब कुछ बदल दिया। तरुण और स्वप्निल को समझ आ गया कि सिर्फ एक पार्ट बनाने से काम नहीं चलेगा। उन्हें 0 से 1 बिल्कुल नया स्कूटर बनाना होगा। एक ऐसा स्कूटर जो न सिर्फ दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर से बेहतर हो, बल्कि भारत की सड़कों पर राज करने वाले पेट्रोल स्कूटर्स को भी सीधी टक्कर दे सके। ये था उनका नया और बहुत बड़ा मिशन। इस बड़े मिशन के साथ उन्होंने अपना सफर तो शुरू कर दिया, लेकिन एक शानदार आइडिया से एक कामयाब प्रोडक्ट तक का रास्ता कांटों से भरा था। अगले 5 साल उनकी हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाले थे। ये साल तकनीकी मुश्किलों, पैसों की तंगी और ना खत्म होने वाली चुनौतियों से भरे थे। सोचिए जरा, अपना पहला स्कूटर लॉन्च करने से पहले उन्होंने 55, जी हाँ 55 अलग-अलग प्रोटोटाइप बनाए। उन्होंने पूरे 5 साल लगा दिए अपने डिजाइन को निखारने में, हर एक पार्ट को परफेक्ट बनाने में, ताकि उनका प्रोडक्ट उनके हाई स्टैंडर्ड्स पर खरा उतर सके। ये परफेक्शन के लिए उनका जुनून था, या शायद एक तरह का पागलपन। और यहीं पर एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। वो जो हर एक स्कूटर बना रहे थे उसकी लागत थी 5 लाख रुपए, लेकिन वो उसे बेच रहे थे सिर्फ 1,25,000 रुपए में। मतलब हर बिक्री पर लगभग 4 लाख का सीधा नुकसान। सवाल उठता है कि ये कैसा बिजनेस मॉडल है? असल में ये एक बहुत बड़ा दांव था, इस भरोसे पर कि क्वालिटी एक दिन जरूर रंग लाएगी। और ये सिर्फ पैसों की दिक्कत नहीं थी, वो तो हर तरफ से घिरे हुए थे। एक तरफ उनके वेंडर्स उनके डिजाइन के हिसाब से पार्ट्स नहीं बना पा रहे थे, दूसरी तरफ ओला और टीवीएस जैसे बड़े खिलाड़ी मार्केट में आ रहे थे, और तो और सरकार से उन्हें वो मदद भी नहीं मिल रही थी जो उनके कॉम्पिटिटर्स को मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई वो हार जाएंगे। लेकिन जब बाहर से देखने में लग रहा था कि एथर ये रेस हार रहा है, तब अंदर ही अंदर वो एक मास्टर प्लान बना रहे थे। वो सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि एक लंबी रेस जीतने की नींव रख रहे थे। और यही थी उनकी 5 पिलर वाली कमबैक स्ट्रैटेजी। ये था उनकी वापसी का ब्लूप्रिंट। पहला, सिर्फ स्कूटर नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम बनाना। दूसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी बढ़त बनाए रखना। तीसरा, एक ऐसा हीरो प्रोडक्ट लॉन्च करना जो मार्केट पर छा जाए। चौथा, एक आईपीओ के जरिए ग्रोथ के लिए पैसा जुटाना। और आखिर में पूरे देश में एक्सपैंड करना। चलिए देखते हैं उन्होंने ये किया कैसे। R&D पर उनका फोकस कमाल का था। जहां ज्यादातर कंपनियां अपने रेवेन्यू का कुछ % ही R&D पर खर्च करती हैं, वहीं एथर अपने रेवेन्यू का 15% खर्च कर रहा था। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, उनकी टीम का हर तीसरा मेंबर सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम कर रहा था।
इसी वजह से उनका प्रोडक्ट हमेशा बाकियों से एक कदम आगे रहा। और ये एक बहुत बड़ा फर्क था। एथर सिर्फ एक स्कूटर नहीं बेच रहा था, वो एक पूरा एक्सपीरियंस बेच रहा था। उन्होंने समझा कि एक शानदार स्कूटर का कोई फायदा नहीं अगर उसे चार्ज करना मुश्किल हो या सर्विस अच्छी ना मिले। तो एप्पल की तरह उन्होंने अपना खुद का इकोसिस्टम बनाया, अपने चार्जिंग स्टेशंस, अपने सर्विस सेंटर्स और अपना खुद का सॉफ्टवेयर। सालों की मेहनत और सब्र के बाद आखिरकार वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च जिसने एथर को एक स्ट्रगलिंग स्टार्टअप से मार्केट लीडर बना दिया। ये वक्त था उनके हीरो प्रोडक्ट के मैदान में उतरने का। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने कस्टमर्स की बात सुनी। उन्हें एहसास हुआ कि उनका जो मौजूदा स्कूटर था वो युवाओं के लिए तो बेहतरीन था, लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा मार्केट परिवारों का है। इसलिए उन्होंने बनाया रिश्ता। एक बड़ी सीट, ज्यादा स्टोरेज और परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया स्कूटर। नतीजा, सेल्स में जैसे धमाका हो गया। पहले ही साल में 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक गईं। रिस्टा की कामयाबी ने उन्हें पूरे भारत में तेजी से फैलने का दम दिया। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सिर्फ 1 साल के अंदर उन्होंने मध्य पश्चिम भारत जैसे अहम इलाकों में अपना मार्केट शेयर लगभग दोगुना 8.8% से बढ़ाकर 17.4% कर लिया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये जमीन पर एक असली बदलाव था। अब एथर के स्कूटर हर जगह दिखने लगे थे। इस कामयाबी को भुनाने के लिए वो अपनी स्ट्रैटेजी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे। उन्होंने एक सफल आईपीओ लॉन्च किया, जिससे उन्हें अपनी ग्रोथ को और रफ्तार देने के लिए जरूरी पैसा मिला। उन्होंने एक नई फैक्ट्री बनाई, आर&डी में और ज्यादा इन्वेस्ट किया और पहली बार मार्केटिंग के लिए एक बड़ा बजट रखा। अब उनके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट था और वो पूरी दुनिया को इसके बारे में बताने के लिए तैयार थे। तो इस शानदार वापसी की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? एथर का ये सफर हमें बिजनेस और इनोवेशन के बारे में 3 बहुत जरूरी सबक सिखाता है। पहला, क्वालिटी आखिर में हमेशा जीतती है। शॉर्टकट और जुगाड़ कुछ समय के लिए तो आगे ले जा सकते हैं, लेकिन लंबी रेस में एक बेहतरीन प्रोडक्ट ही काम आता है। दूसरा, सिर्फ एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं होता, लोगों को उसके बारे में बताना भी पड़ता है, और यहीं मार्केटिंग का रोल आता है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, अपने कस्टमर्स की सुनो। वो आपको खुद बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए, बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। आखिर में एथर की कहानी हमें कछुए और खरगोश की वो पुरानी कहानी याद दिलाती है। जब उनके कॉम्पिटिटर्स मार्केट शेयर के लिए तेजी से भाग रहे थे, एथर ने धीरे धीरे सब्र के साथ क्वालिटी पर फोकस करते हुए अपना रास्ता बनाया, और अंत में जीत कछुए की ही होती है। ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या बिजनेस में हमेशा तेजी ही जीती है, या कभी-कभी धीरे चलना और सही चीज बनाना ज्यादा बेहतर होता है?